नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग चर्चा कर रहे हैं मेकिंग ऑफ गांधी एंड गांधीयन फिलॉसफी। पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने देखा गांधी के जीवन में कौन कौन से घटनाएं घटी और किस तरह से वो घटना उनके जीवन में एक अहम भूमिका अदा किया, और उसके बाद उनके जीवन दर्शन क्या है उस पर भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि गांधी जी किस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका को अदा किए और हजारों लाखों लोगों को उन्होंने प्रोत्साहित किया कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े और स्वतंत्रता संग्राम के एक मुकाम पर ले गए और फाइनली भारत को आज़ादी मिली। तो इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए स्टूडियो में है डॉक्टर अमित शर्मा, जाने माने शिक्षाविद, समाज चिंतक और वर्तमान में समाजशास्त्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। साथ ही इन्होंने गांधी पर कई 2 पुस्तकें लिखी हैं, एक सिंध स्वराज की प्रासंगिकता और दूसरा गांधी जी के जो दृष्टि है उसको किस तरह से देखा जाए वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में। तो निश्चित तौर पे इनके ज्ञान और अनुभव और गांधी जी के ऊपर जो शोध किया गया है वो हम लोग के लिए लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर शर्मा को आमंत्रित करते हैं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। नमस्कार। आज हम लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका पर विचार करेंगे। मेरे लिए यह सुखद अवसर है क्योंकि ज़्यादातर लोग गांधी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए याद करना नहीं चाहते हैं। उसके कई कारण हैं। उन कारणों पर चर्चा करने से पहले मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि मैं एक इतिहासकार नहीं हूं, मैं एक समाजशास्त्री हूं और एक ऐतिहासिक विषय पर मैं इतिहासकार के रूप में नहीं बल्कि ऐतिहासिक समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से विचार करूंगा, यानी हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी के दृष्टिकोण से विचार करूंगा। हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से विचार नहीं करूंगा। चूंकि यह विश्वविद्यालय का चैनल है इसलिए मुझे लगता है कि श्रोताओं को सुनने में मजा भी आएगा और वे सोचने पर विवश भी होंगे। मीडिया आज एक भयानक त्रासदी के दौर से गुजर रहा है और विश्वविद्यालय भी। खास करके जो लोग हिंदी में पढ़ते लिखते हैं उनके सामने अध्ययन सामग्री का संकट रहता है और जो सबसे लोकप्रिय इतिहास भारत के विद्यार्थी पढ़ते हैं वह विपिन चंद्र द्वारा लिखा हुआ भारत का आधुनिक इतिहास है। उससे पहले लोग परसिवियल स्फीयर और रोमिला थापर की पेंगुइन द्वारा प्रकाशित किताब पढ़ते थे। समाजशास्त्र में मूलतः एक ही व्यक्ति ने इस पर ठीक से काम किया है, वे हैं A.R. देसाई। उन्होंने सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक लिखी है। लेकिन एक और समाजशास्त्री रहे हैं जिनका नाम था रामकृष्ण मुखर्जी। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास पर समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से विचार किया है। लेकिन मेरे अध्ययन दृष्टिकोण में 2-3 अन्य चीजें भी शामिल हैं। एक तो है इंडोलॉजी, जिसका मैं काफी लंबे समय से शोधार्थी रहा हूं, और दूसरा है यूरोप और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में एनेल्स स्कूल नामक ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास, जिसका जन्म फ्रांस में हुआ था। इसके साथ साथ फर्डिनेंड ब्रॉडेल नाम के एक इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने सभ्यताओं के बारे में काफी कुछ लिखा है और मेडिटेरेनियन के बारे में काफी कुछ लिखा है।
यानी भारत पर विचार करते वक्त, भारत के स्वतंत्रता पर विचार करते वक्त, उसमें महात्मा गांधी की भूमिका पर विचार करते वक्त हमें यह भी जानना होगा कि अंग्रेजी राज को यूरोप के अन्य देश और यहाँ तक कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कुछ समकालीन इतिहास के प्रोफेसर कैसे देखते हैं। उदाहरण के लिए एक इतिहासकार ने बड़ी मनोरंजक टिप्पणी की है कि समाजशास्त्री जिसको परंपरा कहता है या ट्रेडिशन कहता है, वह दरअसल 18वीं शताब्दी के भारत के बारे में अंग्रेजों का किया गया विमर्श है। साथ साथ वे यह भी कहते हैं कि यह नहीं भूलना चाहिए कि जब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो रहा था, यानी जब अंग्रेज लोग अमेरिका से बोरिया बस्तर बांधकर इंग्लैंड वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी प्रक्रिया में थे, तो उसी वक्त उनको भारत में राज्य करने का मौका मिल गया। भारत का स्वतंत्रता संग्राम पर विचार करने से पहले हम लोगों को दो प्रकार के उपनिवेशवाद के बारे में विचार करना जरूरी है। एक जो कैथोलिक देश थे, उदाहरण के लिए स्पेन, पुर्तगाल और नीदरलैंड, उन लोगों ने कैसे उपनिवेश बनाए। नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्पेन के लोग जब दक्षिणी अमेरिका में गए, जिसको लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, तो वहां उन्होंने करोड़ों लोगों का कत्लेआम किया। जबकि जब अंग्रेज लोग उत्तरी अमेरिका में गए और भारत में आए तो उन्होंने बहुत कम कत्लेआम किया, न के बराबर। तो इस अंतर को देखना पड़ेगा कि यदि हम अंग्रेजों के बदले पुर्तगालियों के गुलाम हुए होते, जैसा कि उन्होंने कोशिश किया था, गोवा पर उनका आधिपत्य था, यदि पुर्तगाली लोग हम पर राज कर रहे होते या स्पेन के लोग हम पर राज कर रहे होते, तो वह राज्य कैसा होता। मैं इस बात को ज्यादा नहीं खींचकर यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह व्यक्ति का एक भविष्य होता है, उसकी एक डेस्टिनी होती है, उसी तरह राष्ट्रों के भी अपने भविष्य होते हैं, उनकी भी डेस्टिनी होती है। और वह मात्र केवल ऐतिहासिक संयोग नहीं होता। भारत में अंग्रेजी राज एक जटिल प्रक्रिया रही है। यह एक बहुआयामी ऐतिहासिक सच्चाई है जिस पर सरलीकरण करने की बहुत लोगों ने कोशिश की है। महात्मा गांधी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजी राज के बहुआयामी सच्चाई को स्वीकार किया और उन्होंने माना कि यूरोप के लोग या अंग्रेज स्वभाव से गलत नहीं है, लेकिन वे एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित हैं जिसको आधुनिकता कहते हैं। यह महात्मा गांधी का शब्द है और मैंने उसको जस का तस रखा है। उसी तरह गांधी जी कहते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो, उसको सुधारने का एक अवसर दो। गांधी जी यह भी कहते थे कि भारत में अंग्रेजी राज न सिर्फ भारतीयों के लिए गलत है, अहितकर है, बल्कि यह अंग्रेजों के लिए भी अहितकर है। साथ साथ वे यह भी कहते थे कि अंग्रेजों ने हमको हराकर हम पर राज्य नहीं किया है। मध्यकाल के जो मुस्लिम राजा देश के बाहर से आए, उन्होंने कुछ हद तक हमको हराकर हमारे ऊपर राज्य किया था। जैसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को अंततः हराया। पहले वह कई बार हार चुका था और पृथ्वीराज ने उसको क्षमा कर दिया, लेकिन मोहम्मद गोरी ने
पृथ्वीराज चौहान को केवल एक बार हराया और क्षमा नहीं किया, पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। तो यह तरीका है। हम अपने शत्रु को भी माफ कर देते हैं, हरा कर माफ कर देते हैं। भारत ने पाकिस्तान को कई बार हराया और हमने हर बार पाकिस्तान को माफ कर दिया। नहीं तो 1965 के युद्ध में या 1971 के युद्ध में हम पाकिस्तान के बहुत अंदर चले गए थे और आधा से ज़्यादा पाकिस्तान हमारे कब्जे में आ गया था, लेकिन हमने पाकिस्तान पर कब्जा नहीं किया। हालांकि 1947 तक पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। उसी तरह आप देखते हैं कि सिकंदर और पोरस की जब लड़ाई हुई थी तो उसके दो वर्णन हमारे सामने आते हैं। एक वर्णन यह माना जाता है कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था और तब पूछा कि हम तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें, और पोरस ने जवाब दिया कि मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और कहा जाता है कि सिकंदर ने ऐसा ही बर्ताव किया। परंतु हॉलीवुड की जो नई फिल्म आई है सिकंदर पर, अलेक्जेंडर उसका नाम है, उसमें यह बात नहीं है। उसी तरह यूनान के इतिहासकारों ने भारत पर सिकंदर के आक्रमण की जो चर्चा की है उसमें भी यह बात नहीं है। तो फिर यह बात कहां से आई मुझे नहीं मालूम। उसी तरीके से भारत में स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ, इसके बारे में मेरी नजर में तीन तरह के विचार हैं। कुछ लोग मानते हैं, और वे पूरी तरह गलत है भी नहीं, कि वास्तव में भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1985 से शुरू हुआ, जब सर ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। 1885 से शुरू हुआ, जब ए.ओ. ह्यूम ने भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम 1857 में शुरू हुआ, और तीसरा दृष्टिकोण यह है कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम 1757 से ही चल रहा है। अब आप किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं, यह दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, आपके पास कितने ऐतिहासिक तथ्य हैं, और दूसरा, आपके सोचने का तरीका क्या है, आप राजनीतिक रूप से किस विचारधारा के विद्यार्थी हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में कह दूं, मैं समाजशास्त्र में क्लाउड लेवी स्ट्रॉस के संरचनावाद से प्रभावित हूं, ब्रोडेल के इतिहास दृष्टि से प्रभावित हूं, मिशेल फूको और डेरिडा के उत्तर संरचनावाद से प्रभावित हूं, लेकिन मेरी राजनीतिक विचारधारा महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी से प्रभावित है, और मैं भारत को पारंपरिक दृष्टिकोण से देखता हूं, अंग्रेजी राज को भी पारंपरिक दृष्टिकोण से देखता हूं। मैं यह मानता हूं कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम 1757 से अनवरत चल रहा है। सबसे पहले यह देखें कि 1757 में हुआ क्या था। अंग्रेज लोग मुंबई में व्यापार करते थे। मुंबई उनको पुर्तगालियों से दहेज में मिला था। इंग्लैंड के एक राजकुमार की शादी पुर्तगाल की एक राजकुमारी से हुई, और दहेज में पुर्तगालियों ने, जिनकी राजधानी उस वक्त गोवा थी, अपने एक नगर मुंबई को अंग्रेजों को दहेज में दान दिया। जो लोग वहां व्यापार करते थे उनके पास एक सेना भी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार था वहां उस वक्त, और उनकी सेना का नायक था लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव।
क्लाइव को एक आदत थी जो अंग्रेजों की आदत है। जैसा कि आपको मालूम है, इंग्लैंड एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा, और वह भी 3 टापुओं से मिलकर बना है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। और तीनों की संस्कृति में काफी अंतर है। जैसा कि भारत की संस्कृति में अंतर है, वैसा इंग्लैंड की संस्कृति में भी अंतर है, हालांकि वह भारत की तुलना में भौगोलिक रूप से काफी छोटा है। अंग्रेजों ने अमेरिका और भारत पर कैसे राज किया? अंग्रेजों की 2 खासियत थी, और यह बात मैं बार बार कहना चाहूंगा कि भारतीय परंपरा है कि शत्रु की कभी आलोचना नहीं करो, उनके गुणों को पहचानो और उन गुणों से सीखो, और जो अपने लोग हैं, जो अपने बच्चे हैं, अपने सगे संबंधी हैं, अपने मित्र हैं, अपने विद्यार्थी हैं, उनकी आसानी से तारीफ मत करो, उनको कठोर अनुशासन में सीखने दो। तो उससे चक्रवर्ती सम्राट का जन्म होता है। तो मैं मानता हूं कि हमें अंग्रेजों से सीखना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों में कई सीखने लायक चीजें थी और गांधी ने भी उनसे सीखा था। दूसरी ओर 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों से कुछ नहीं सीखा और उनको अपने देश के बारे में भी ज्यादा मालूम नहीं था, इसलिए योग्यता होने के बावजूद वे लोग अंततः लूजर रहे, हारे हुए लोग थे। हालांकि काफी प्रतिभाशाली लोग थे। मैं 2 लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूं, एक थे वीर सावरकर और दूसरे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी के प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हुए। हालांकि गांधी उनसे उम्र और अनुभव दोनों में काफी बड़े थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उम्र करीब करीब जवाहरलाल नेहरू जैसी थी और दोनों युवा नेता थे, कांग्रेस पार्टी के भविष्य माने जाते थे। लेकिन नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के सोच में समानता भी थी और उनके स्वभाव में असमानता भी थी। सोच से दोनों समाजवादी विचारधारा के नजदीक थे, सुभाष चंद्र बोस भी और जवाहरलाल नेहरू भी। लेकिन स्वभाव से जवाहरलाल नेहरू लचीले व्यक्ति थे। कुछ लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि वे गांधी जी की खुशामद किया करते थे। दूसरी ओर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक काफी खुदार किस्म की इंसान थे। काफी उनको सेल्फ रेस्पेक्ट थी और काफी बड़े योद्धा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, जैसा कि आप जानते होंगे। उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और बहुत बहादुरी से लड़ा उन्होंने। भारत में भी जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव एक बार हो रहा था, तो गांधी जी ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया, पट्टाभी सीतारमैया को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के मत से सहमत नहीं थे और वे भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बन गए और अंततः महात्मा गांधी का कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया हार गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो गांधी जी ने इसको स्वीकार नहीं किया और अपने अनुयायियों को संकेत किया कि नेताजी सुभाष चंद्र के साथ सहयोग मत करो। अंत में उन्होंने कह दिया, जो उनको शायद नहीं कहना चाहिए था, कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। एक नेता के रूप में गांधी जी से कई ऐतिहासिक गलतियां हुई है, ऐसा मेरी व्यक्तिगत राय है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं गांधी से प्रभावित नहीं हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं गांधी को महान नहीं मानता। वे काफी महान थे, लेकिन सभी महापुरुषों से कुछ न कुछ गलतियां हुई हैं।
और हमको मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। राम और कृष्ण से भी गलतियां हुई थी, गांधी से भी गलतियां हुई थी, ईसा मसीह से भी गलतियां हुई थी, मोहम्मद साहब से भी गलतियां हुई थी। कुछ लोग जो कठमुल्ला हैं, कुछ लोग जो बहुत धर्मांध हैं, कुछ लोग जो असहिष्णु हैं, उनको ये बातें अटपटी लगेंगी। लेकिन व्यक्तिगत रूप से गांधी जी जैसा कहा करते थे, जैसा कि उन्होंने खुद लिखा है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, गांधी जी का जीवन गलतियों का एक पुलिंदा है। गांधी ने बार बार गलती की, लेकिन हर बार अपनी गलती को स्वीकारा और उसको दूर करने की कोशिश की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक अड़ियल किस्म के व्यक्ति थे। उनको भारत का इतिहास किस ओर जा रहा है यह समझ में नहीं आया और वो गांधी से टकरा गए। गांधी से टकराने के बाद उनके पास एक ही रास्ता था कि वो कांग्रेस पार्टी से निकल जाए, क्योंकि गांधी कांग्रेस पार्टी के निर्विवाद नेता थे, सर्वोच्च नेता थे, और सर्वोच्च नेता से टकराकर आप किसी भी संगठन में नहीं रह सकते, आज भी नहीं रह सकते। मेरे हिसाब से नेताजी सुभाष चंद्र बोस से दो जजमेंट ऑफ एरर हुआ। पहला, वे गांधी की शक्ति को भांपने में गलती कर बैठे, और दूसरा, वे हिटलर की शक्ति को भांपने में गलती कर बैठे। यदि उन्होंने हिटलर से दोस्ती करने की बजाय महात्मा गांधी से दोस्ती की होती तो शायद 1947 में वे भारत के प्रधानमंत्री होते और भारत का इतिहास कुछ और होता। उसी तरह एक व्यक्ति थे वीर सावरकर। वीर सावरकर पहले हिंदू नेता नहीं थे, वे एक राष्ट्रभक्त नेता थे, और उन्होंने 1857 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ बताया है, और मुसलमानों के बारे में भी उनके विचार काफी उदार थे। धीरे धीरे उनको जेल में यह एहसास हुआ, अंग्रेजों ने उनको अंडमान के जेल में डाल दिया था, और जेल में उनको एहसास हुआ कि अंग्रेजों से लड़ना बेकार है, उनसे समझौता कर लेना चाहिए। सावरकर जब जेल में थे उससे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी, और अंग्रेज उनको प्रेरित करते हैं कि सावरकर हिंदू महासभा के नेता हो जाएं। ऐसा हुआ भी। इसलिए जो लोग गांधी जी पर यह आरोप लगाते हैं कि गांधी जी अंग्रेजों से मिले हुए थे और गांधी जी की अंग्रेजों के बारे में एक अंग्रेज परस्त वाले विचार थे, वे सावरकर को या नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक नायक के रूप में पेश करते हैं। मेरा इस पर दो टिप्पणी है। पहला, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है, इतिहास से सीखना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने जो गलती की है उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक जो मूल अंतर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर का गांधी जी के साथ, वह यह है कि दोनों मानते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी मानते थे और सावरकर भी मानते थे कि अंग्रेजों ने हमको हराया है, हम हारी हुई कौम है, और वे भारत को वीर बनाना चाहते थे, वे भारत को संगठित करना चाहते थे अंग्रेजों के खिलाफ। गांधी नहीं मानते थे कि अंग्रेजों ने हमको हराया है। गांधी मानते थे कि हमने एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में अपना देश अंग्रेजों को दान किया है कि लो भाई, हम इस पर राज कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे बीच आपस में फूट है, हम एक दूसरे को नापसंद करते हैं, तुम ज्यादा सक्षम हो इसलिए तुम इस पर राज करो। इसलिए गांधी जी को लगता था कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं चलाया जाना चाहिए। गांधी जी को लगता था कि हमको अपनी ऐतिहासिक भूलों को स्वीकार करना चाहिए और
हमारी ऐतिहासिक भूलों का अंग्रेजों ने जो फायदा उठाया है, उनको फायदा उठाने से रोकना चाहिए। अंग्रेज मूलतः गांधी जी की नजर में एक बनिया थे, व्यापारी लोग थे, और गांधी जी को लगता था कि यदि हम अपनी कमी सुधार लेंगे तो अंग्रेजों को भारत में राज्य करना आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं रह जाएगा, और अंग्रेज जैसा बनिया कौम हमारे देश में लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएगा। इसीलिए गांधी जी कभी भी अंग्रेजों को अपना शत्रु नहीं मानते। गांधी जी कहते हैं, हिंद स्वराज में साफ साफ उन्होंने लिखा है कि हमने अंग्रेजों से हारा नहीं, हमने अंग्रेजों को अपना देश गिफ्ट किया है, दान में दिया है। इस बात को समझना पड़ेगा। इसको बिना समझे आप भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नहीं समझ सकते, और इस स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की भूमिका को भी नहीं समझ सकते। तो हमें 1757 में चलना चाहिए। लॉर्ड क्लाइव एक योजना बनाता है, जैसा कि अंग्रेजों की आदत थी, वे खूब होमवर्क करते हैं। अंग्रेज खूब होमवर्क करते हैं, उनको कुछ भी करना हो। भारत के इतिहास पर जाने से पहले आपको मैं दो उदाहरण देता हूं, दोनों भारत के बिहार राज्य से है। इंदिरा गांधी ने एक पुल बनाया है। इंदिरा जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, उनको बहुत मामलों में मैं जवाहरलाल नेहरू से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नेता मानता हूं। इसके बावजूद जब भी मैं बिहार जाता हूं एक फील्ड वर्क करने के लिए या अपने व्यक्तिगत कामों से, तो मैं उस पुल से गुजरता हूं जो इंदिरा गांधी ने बनाया है। 1980 के दशक में वो बनना शुरू हुआ था। यह है पटना से हाजीपुर जाने वाला पुल, गांधी सेतु कहते हैं उसको, गांधी जी के नाम पर है वह पुल। 1980 में जो पुल बनना शुरू हुआ उसकी आज हालत इतनी खराब है, इतने गड्ढे हैं उसमें कि डर लगता है। नास्तिक आदमी को भी राम नजर आते हैं, हे राम कहीं बीच में गिर न जाए गंगा में। और अंग्रेजों ने बक्सर में गंगा किनारे एक पुल बनाया है जो आज भी ठीक है। आखिर क्या कारण है कि हमारे इंजीनियर 100 साल के लिए पुल नहीं बना पाते और अंग्रेजों के पुल 150 साल 200 साल से काफी हद तक काम लायक है? उसका कारण यह है कि अंग्रेज काफी होमवर्क करते थे, खूब योजना बनाते थे, खूब तैयारी करते थे और तब आक्रमण करते थे, तब कोई निर्णय लेते थे। जबकि भारतीय लोगों की कमी है कि वे बिना योजना बनाए भीम मानसिकता से ग्रसित होते हैं। भीम मानसिकता क्या है? आप लोगों को महाभारत की एक कहानी याद होगी। जब भीष्म पितामह की मृत्यु हुई और वह भी रहस्यमय तरीके से, भगवान कृष्ण ने उनको छल से अर्जुन से मरवाया, शिखंडी को सामने लाकर। तब कौरवों की सेना के सेनापति द्रोणाचार्य बनाए गए। द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन थे। तो दुर्योधन ने उनको ललकारा, गुरुजी यह मत भूलिएगा कि आप हमारे सेनापति हैं, आप अर्जुन के सेनापति नहीं हैं, इसलिए आपको महाभारत जीतना है और अर्जुन की हत्या करनी है। तो द्रोणाचार्य को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने चक्रव्यूह बनाया। कृष्ण भगवान समझ गए आज तो अर्जुन की खैर नहीं, आज तो अर्जुन मारा जाएगा। तो वे सुबह सुबह अर्जुन को बिना बताए एक ऐसे मोर्चे पर ले गए जहां पर कोई महारथी नहीं था और चक्रव्यूह बन चुका था। तो राजा युधिष्ठिर एक सभा बुलाते हैं और उसमें यह चर्चा करते हैं, अर्जुन नहीं है, अब चक्रव्यूह तोड़ने कौन जाएगा? किसी को भी चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता। तो अंत में अर्जुन का बेटा
चक्रव्यूह में घुसने के लिए हामी भरता है। वह बोलता है मुझे 7 तो तोड़ना नहीं आता, 7 दरवाजे तो तोड़ना नहीं आता चक्रव्यूह के, लेकिन मैं 6 तोड़ सकता हूं। तो भीम ने कहा बेटा यदि तुम 6 तोड़ दोगे तो 7वां तो मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा। और दोनों जाते हैं, अभिमन्यु और भीम दोनों जाते हैं, चाचा भतीजा दोनों जाते हैं। भतीजा 7वें द्वार पर पहुंच गया और भीम पहले द्वार पर ही अटक गए। न भीम 7वें द्वार पर थे, न उनका गदा काम आता, और अभिमन्यु की हत्या हो गई। उसी तरह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आप देखते हैं कि नवयुवकों का एक बहुत महत्वपूर्ण दल था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, ये बहुत होशियार, बहुत प्रतिभाशाली, बहुत बहादुर युवक थे। गांधी जी इनसे सहमत नहीं थे। गांधी जी को लगता था कि यह जो हिंसा का रास्ता है इससे भारत स्वतंत्र नहीं होगा, बल्कि हमारे हिंसा के प्रति उत्तर में सरकार हिंसा करेगी और सेना के सामने हमारे अप्रशिक्षित युवक मारे जाएंगे। ऐसा आज भी हो रहा है। आज भी भारत में नक्सलवाद और माओवाद के नाम पर एक प्रकार का आतंकवाद, एक प्रकार का हिंसा का प्रयोग हो रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि माओवादी या नक्सलवादी जो कर रहे हैं उनका लक्ष्य गलत है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि उनका साधन गलत है। और यह मैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु का लक्ष्य गलत नहीं था, उनका साधन गलत था। और यदि हमने इतिहास से शिक्षा ली होती तो भारत में न तो नक्सलवाद होता न माओवाद। भारत में नक्सलवाद और माओवाद इसलिए है क्योंकि हम चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। यदि हमको एक बार अपना इतिहास समझ में आ जाए कि 1930 में क्या हुआ था तो 2013 में हम अपनी गलतियों से सीख ले सकते हैं। गांधी जी को लगता था कि हम बार बार एक ही तरह की गलती करते हैं क्योंकि हम उनको समझने के लिए तैयार नहीं हैं। तो चलते हैं 1757। क्लाइव आता है एक योजना बनाकर। उसको लगता है कि अभी भारत के जितने भी नवाब हैं उसमें बंगाल का नवाब सबसे अनाड़ी है, क्योंकि वह मूलतः अयास व्यक्ति है। वह रास रंग में डूबा रहता है और वह खुद युद्ध क्षेत्र में लड़ने नहीं जाएगा, वह अपने सेनापतियों को भेजेगा। इसलिए क्लाइव बंगाल के नवाब के दोनों सेनापतियों को, उनका नाम था मीर जाफर और मीर कासिम, बुलाता है और उनसे एक प्रस्ताव रखता है। कहता है कि तुम लोग हमको बंगाल जीतने दो और मैं तुमको गवर्नर बना दूंगा। अभी तक तुम लोग सेनापति हो, तुम नवाब बन जाओगे और नवाबी करोगे। दोनों मीर जाफर और मीर कासिम लोभ में आ जाते हैं और क्लाइव को लगता है कि अपनी छोटी सी टुकड़ी के बल पर वह नवाब बन जाएगा या बनवा देगा, किंग मेकर बन जाएगा बंगाल का। तो पलासी की पहली लड़ाई होती है। आज बैठक होती है, उसमें 3 लोग हैं, रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर और मीर कासिम, और कल युद्ध होना है पलासी की भूमि पर। मीर जाफर और मीर कासिम कहते हैं तकरीबन 10 बजे युद्ध प्रारंभ होगा और 12 बजे हम लोग हथियार डाल देंगे, उसके बाद आपकी जीत हो जाएगी। युद्ध शुरू होता है। मीर जाफर और मीर कासिम 12 बजे के आसपास
सेना को आदेश देते हैं कि हथियार डाल दो। लेकिन जो तीसरे नंबर का सेनापति था उसका नाम था राय दुर्लभ। वह हथियार डालने से मना करता है। वह कहता है मैं हथियार तब डालूंगा जब नवाब साहब खुद बोलेंगे। और वह अंग्रेजों को काटता चला जाता है। 3 बजे तक स्थिति ऐसी हो जाती है कि एक भी अंग्रेज सैनिक नहीं बचेगा और क्लाइव की लाश का पता नहीं लगेगा। क्लाइव घबराया, मीर जाफर और मीर कासिम से बोला क्या हो रहा है? तुमने वादा किया था 12 बजे तक युद्ध बंद हो जाएगा और 3 बज गए हैं, हमारे 2/3 सैनिक मारे गए हैं, हमारी लाश का भी कोई पता नहीं होगा, तुम क्या कर रहे हो? तुमको अपने समझौते की शर्तें याद नहीं है क्या? दोनों भागे हुए नवाब साहब के पास जाते हैं। कहते हैं नवाब साहब हम लोग हार रहे हैं, जबकि सच्चाई यह थी कि नवाब जीत रहा था और अंग्रेज हार रहे थे। यदि नवाब युद्ध भूमि में एक बार चला जाता तो भारत का इतिहास आज कुछ और होता। लेकिन जब हमको कोई कहता है कि कौवा कान लिए जाता है तो हम कौवा को देखने लगते हैं, अपने कान को नहीं देखते। बंगाल के नवाब ने अपना कान नहीं देखा, अपनी सेना नहीं देखी, क्लाइव की सेना का हाल नहीं देखा और वह मीर जाफर और मीर कासिम जैसे देशद्रोहियों के बहकावे में आ गया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जीती हुई लड़ाई हम हार जाते हैं। नवाब घोषणा कर देता है कि हम समझौता करेंगे। राय दुर्लभ क्या करता? वह अपनी सेना लिए सरेंडर कर देता है। गांधी बिना इस बात की चर्चा किए कहते हैं कि हमने पलासी में युद्ध हारा नहीं था और अंग्रेजों को जो दीवानी मिली, बंगाल के नवाब के रूप में जो दीवानी मिली, वह एक फ्रॉड पर आधारित है। वह एक प्रकार का गिफ्ट है या फ्रॉड है। गांधी उसको गिफ्ट कहते हैं, दान कहते हैं, मैं उसको फ्रॉड कहता हूं। अंग्रेजों ने हमको सचमुच में नहीं हराया, उन्होंने एक फ्रॉड किया, उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया, उन्होंने नवाब के खिलाफ उनके सेनापतियों को खरीद लिया। लेकिन जो दूसरी लड़ाई हुई 1764 में, जिसे बक्सर की लड़ाई कहते हैं, वह अंग्रेजों ने जीता। तब तक उनको तैयारी करने का मौका मिल गया। कितने साल का? 1757, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 8 साल। 8 साल तक वे बंगाल पर शासन करते रहे। उन्होंने बंगाल को खूब लूटा। नवाब बनाया गया शुरू में मीर जाफर और बाद में मीर कासिम, लेकिन चलती थी रॉबर्ट क्लाइव की। 1764 में मुगल बादशाह, जिसकी ताकत काफी कम हो चुकी थी, अवध का नवाब और बंगाल का नवाब, तीनों मिलकर अंग्रेजों से बक्सर की लड़ाई लड़ते हैं और उसमें क्लाइव उनको हराता है। लेकिन शुरुआत यदि आप देखेंगे, पलासी की लड़ाई यदि आप देखेंगे, तो अंग्रेजों ने फ्रॉड के तहत जीता है, डिवाइड एंड रूल के तरफ जीता है। और उनका तो काम था डिवाइड एंड रूल, चूंकि वे हमारे शत्रु थे। गलती हमारी थी कि हम आपस में नहीं जुड़े हुए थे, हम आपस में एकताबद्ध नहीं थे। तो गांधी कहते हैं कि यदि हम एक हो जाएं तो हमें कोई नहीं हरा सकता और अंग्रेजों को जाना पड़ेगा। एक कैसे होंगे? तो उन्होंने कहा कि एक 2 स्तर पर होना पड़ेगा। पहला, हिंदू समाज को एक होना पड़ेगा और इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? छुआछूत की धारणा। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि भारत में
केवल दलितों के साथ भेदभाव होता है, केवल उनको अछूत माना जाता है, परंतु यह सच नहीं है। छुआछूत की जो धारणा है भारत में, वह काफी गहरी है। उदाहरण के लिए भारत के पहले अछूत आपको मालूम है कौन है? वे कोई दलित नहीं है, वे कोई मनुष्य नहीं है, वे खुद भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु एक अछूत है, उनको एक हिंदू नहीं छू सकता, जबकि भगवान शिव को आप छू सकते हैं, कम से कम उत्तर भारत में। मैं बहुत गहरी बात की ओर संकेत कर रहा हूं। यदि आप समझना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं समझना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। भारत की सनातन धर्म की खासियत यह रही है, विशेषता यह रही है कि इसमें देवता और उसको पूजने वाले व्यक्ति में कोई मध्यस्थ नहीं है। किसी पुजारी की जरूरत नहीं है एक हिंदू को अपने ईश्वर से जुड़ने के लिए। उसको किसी मुल्ला की जरूरत नहीं है, मौलवी की जरूरत नहीं है, प्रीस्ट पादरी की जरूरत नहीं है। एक हिंदू के लिए रोज मंदिर जाना जरूरी नहीं है, उसको सप्ताह में एक बार मंदिर जाना जरूरी नहीं है, उसको साल में एक बार मंदिर जाना जरूरी नहीं है, उसको जीवन में एक बार मंदिर जाना जरूरी नहीं है। वैदिक समाज में मंदिर नहीं होते थे, और आज भी हिंदुओं के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं है। और हमारे मंदिरों में केवल पूजा ही नहीं होती, केवल कर्मकांड नहीं होता, वह मंदिर का एक कार्य है। हमारे मंदिरों में सदा से ही आयुर्वेद रहा है, ज्योतिष रहा है, नृत्य रहा है, संगीत रहा है, क्राफ्ट रहे हैं जिसको हस्तशिल्प कहा जाता है, कृषि का शोध रहा है, वहां नीति शास्त्र सिखाए जाते रहे हैं। कुल मिलाकर जिसको आज मॉल कहते हैं, शॉपिंग मॉल कहते हैं, उसी तरह परंपरा में मंदिर होते थे। समाज की सारी जरूरतें, समुदाय की सारी जरूरतें मंदिर से पूरी होती थी। मंदिर केवल पूजा की वस्तु नहीं थे, बल्कि एक समृद्धिशाली समुदाय के लिए, प्रशिक्षण के लिए जितनी भी चीजें जरूरी थी वो मंदिर द्वारा पूरी होती थी, और मंदिर स्वायत्त होते थे। चूंकि हर गांव के लोग करीब 30% जमीन मंदिर को दान में देते थे। यह बात अंग्रेजों ने नोट की, और भारत में जब उनका राज्य स्थापित हुआ 1764 के बाद, तो उनके यहाँ एक गवर्नर जनरल आया, उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसने अस्थाई बंदोबस्त नामक एक योजना शुरू की, परमानेंट सेटलमेंट नामक एक योजना शुरू की। उसके द्वारा उसने पहली बार भारत के समाज व्यवस्था को झकझोरा। जबकि आप जानते हैं कि भारत पर पृथ्वीराज चौहान के बाद, यानी 12वीं शताब्दी के अंत से विदेशियों का शासन रहा था, लेकिन किसी विदेशी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस से पहले भारत के समाज को झकझोरा नहीं। राजा के जगह बादशाह होने लगे, सुल्तान होने लगे, लेकिन समाज वैसे ही चलता रहा जैसा पहले चल रहा था। हमारे इतिहासकार बताते हैं, और आज विश्व इतिहासकार भी बताते हैं, कि 18वीं शताब्दी तक भारत दुनिया का सबसे धनी देश था। 18वीं शताब्दी तक भारत दुनिया का सबसे शिक्षित देश था। 18वीं शताब्दी तक भारत दुनिया का सबसे स्वस्थ देश था।
क्या यह आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता कि भारत के बाद चीन दूसरे नंबर पर था और यूरोप के देश कहीं नहीं थे? आज फिर 21वीं शताब्दी में वही स्थिति आ रही है। आज चीन और भारत बहुत तेजी से दुनिया के मानस पटल पर पहली और दूसरी शक्ति के रूप में स्थापित होने के प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। यानी जो ईस्वी सन 1800 तक था वही 21वीं शताब्दी में फिर हो रहा है। यानी खेल केवल 200 साल का है और इन 200 सालों में 190 साल तक भारत में अंग्रेजी राज रहा। तो गांधी क्या करने की कोशिश करते हैं? गांधी सनातन भारत के आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने की कोशिश करते हैं और उसके केंद्र में मंदिर है। इसीलिए आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी को एक मास संगठन बनाने के लिए वे अंग्रेजी पढ़े लिखे वकील थे, जैसा आप जानते हैं, और यदि आपने महात्मा गांधी के जवानी के दिनों की तस्वीर देखी है तो वे कोट पतलून पहनने वाले व्यक्ति थे, टाई लगाते थे, हैट भी लगाते थे और इंग्लैंड में उन्होंने वह सब कुछ करने की कोशिश की जो मध्य वर्ग का व्यक्ति करता है। मतलब क्या? मतलब यह कि गांधी महात्मा बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आता है कि भारत की जनता से संवाद करने का सबसे जो उत्तम तरीका है वह महात्मा बनना है। महात्मा कौन होता है? जिसकी आत्मा बड़ी होती है। आत्मा किसकी बड़ी होती है? जो दो प्रक्रिया से गुजरता है, जिसकी चर्चा मैंने कल की थी, सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार। और यह उनको कैसे हुआ? उसकी दो प्रक्रिया है। एक तो उन्होंने सत्याग्रह किया साउथ अफ्रीका में। उस दौरान उनको यह बात समझ में आई कि जो आधुनिक सभ्यता है वह मूलतः भौतिक सभ्यता है। भौतिकता में भारतीय दृष्टिकोण से कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक अधूरापन तो है ही, एक खालीपन तो है ही। इसलिए गांधी एक प्रकार के एकात्म दर्शन की चर्चा करते हैं, इंटेग्रल फिलॉसफी की चर्चा करते हैं, जिसमें शरीर पर उतना ही जोर है जितना आत्मा पर। मतलब क्या? मतलब यह कि विवेकानंद जैसे लोग जब यह कह रहे थे कि हमको वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा इंडियन वेदांत को मिलाना चाहिए, गांधी ठीक उल्टी बात कह रहे थे। वे कह रहे थे कि अंग्रेजों से विज्ञान और तकनीक सीखने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजों के पास विज्ञान और तकनीक वास्तव में विकसित है भी नहीं। हमारे पास एक ज्यादा विकसित विज्ञान और तकनीक रही है। यही कारण है कि 18वीं शताब्दी तक हम दुनिया के सबसे धनी देश थे, सबसे शिक्षित देश थे, सबसे स्वस्थ देश थे। 4 दिन की चांदनी है आधुनिक विज्ञान और तकनीक, फिर अंधेरी रात होगी और गांधी जी सच साबित होते हैं। आज आप देखिए दुनिया की मंडी में इंग्लैंड की क्या हालत हो गई है। भिखमंगे लोग हैं वो आज, उनकी स्थिति काफी खराब है। यूरोप में जर्मनी बहुत आगे है उनसे, फ्रांस भी उनसे काफी आगे है, और रूस, जापान, चीन, ब्राजील और भारत तो आगे हैं ही। वह अमेरिका भी आगे है जो कभी उनका उपनिवेश था। तो गांधी जी कहते हैं कि विज्ञान और तकनीक तो हमारा बढ़िया है, लेकिन अंग्रेजों से क्या सीखना चाहिए? तो कहते हैं कि अंग्रेजों से सफाई सीखना चाहिए, अंग्रेजों से पंक्चुअलिटी सीखनी चाहिए। वो कहते हैं अंग्रेजों से सेवा करने की भावना सीखनी चाहिए।
वे कहते हैं कि अंग्रेज अपने आप में बुरे लोग नहीं है, काफी कर्मठ लोग हैं, काफी मेहनती लोग हैं। अंग्रेज नौकर के रूप में बहुत अच्छे हैं, शासक के रूप में बहुत खराब हैं। क्योंकि शासक के रूप में वे इंग्लैंड में जिस तरह इंग्लैंड का शासन कर रहे हैं, उस तरह वे भारत में शासन नहीं कर रहे हैं। उनकी दोहरी नीति है, इंग्लैंड के लिए कुछ और भारत के लिए कुछ। यह एक प्रकार की बेईमानी है, यह एक प्रकार का अधर्म है। और वे कोशिश करते हैं साउथ अफ्रीका में भी और भारत में भी कि जो अंग्रेजी जनता है, जो अंग्रेज जनता है, उसको भारत के अंग्रेजी शासकों की जो नीतियां हैं उसका पता चले। इसीलिए जो पुस्तक उन्होंने गुजराती में लिखी थी हिंद स्वराज, उसका वे अंग्रेजी में खुद अनुवाद करते हैं, क्योंकि वे चाहते थे कि अंग्रेजी जनता को मालूम हो कि भारत में कैसे राज्य किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेजों ने उस पर बैन लगा दिया, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। और आज स्थिति इतनी है कि उनके अपने सगे पोते राजमोहन गांधी कहते हैं कि हिंद स्वराज उनकी सबसे कमजोर रचना है, जिसको भूल जाना चाहिए, वह आउटडेटेड हो गया है। मैं मानता हूं हिंद स्वराज जितना उस वक्त प्रासंगिक था, उससे बहुत ज्यादा आज प्रासंगिक है। उसके उदाहरणों से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसके सिद्धांतों से असहमति की कोई गुंजाइश नहीं है। तो गांधी ने क्या किया, अब उसको देखते हैं। तो सबसे पहले कॉर्नवालिस क्या करते हैं? कॉर्नवालिस कहते हैं कि आज से भारत के जितने जमीन हैं, जितनी नदियां हैं, जितने जंगल हैं, जितने पहाड़ हैं, वो सरकार के हो गए। उससे पहले भारत में ये चारों चीजें सरकार की नहीं थी, इनका कोई मालिक नहीं था। और जैसा कि बाद में गांधी के शिष्य विनोबा भावे कहते थे, सबे भूमि गोपाल के, जितनी भी जमीन है वह भगवान की है, जितनी भी नदियां हैं वो भगवान की हैं, जितने भी जंगल हैं वो भगवान के हैं, जितने भी पहाड़ हैं वो भगवान के हैं। क्यों? क्योंकि भारत के लिए, सनातन धर्म के लिए, यह जो संसार है, यह जो पृथ्वी है, यह भगवान विष्णु के शरीर का विस्तार है। और जैसा आप जानते हैं, गांधी एक वैष्णव थे, तो उनके लिए जो भारत की भूमि थी, जो भारत के पहाड़ थे, जो भारत के जंगल थे, जो भारत की नदियां थी, वो भगवान विष्णु के शरीर के अंग हैं, उस पर किसी का राज हो नहीं सकता। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, यह सरकार की है, और उन्होंने एक जमींदारी व्यवस्था लागू की। उसके अनुसार किसानों से जमीन का हक, मालिकाना हक छीन लिया गया, और भारतीयों के बीच से एक जमींदारों का वर्ग पैदा हुआ, जो अपने ही भाइयों बहनों से उनकी ही जमीन पर उपजे अन्न का काफी बड़ा भाग अंग्रेजी राज को पहुंचाता था, और भारत की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ गया। इसका सबसे बड़ा कुप्रभाव किस पर पड़ता है? मंदिरों पर। क्यों? क्योंकि अब तो जनता के हाथ में जमीनों पर अधिकार रहा नहीं, तो जो 30% जमीन मंदिरों को दिए जाते थे, कैसे दिए जाएंगे? और जब मंदिरों के पास जमीन नहीं होगा तो मंदिर चलेंगे कैसे? क्योंकि अंग्रेजी राज तो मंदिरों को पैसा देगी नहीं, और जब मंदिरों को पैसा नहीं दिया जाएगा तो मंदिर जो विद्यालय चलाते थे उनका क्या होगा? मंदिर जो चिकित्सा व्यवस्था चलाते थे उनका क्या होगा? मंदिर जो वोकेशनल एजुकेशन चलाते थे, आयुर्वेद में, ज्योतिष में, वास्तु में, शिल्प शास्त्र में, संगीत में, गीत में,
उनका क्या होगा? मंदिर जो कोर्ट का काम करते थे उनका क्या होगा? तो कुल मिलाकर लॉर्ड कॉर्नवालिस एक निर्णय लेता है परमानेंट सेटलमेंट का और भारत की पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। जो दूसरा बड़ा घाव भारत पर दिया जाता है वह लॉर्ड डलहौजी द्वारा दिया जाता है और वह एक नियम लाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब होता है कि अब भारत के लोगों को गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। भारत में प्राचीन काल से, कम से कम महाभारत के काल से, गोद लेने का अधिकार था और गोद लिए हुए पुत्र और पुत्रियों को उतना ही अधिकार होता था, धार्मिक रूप से भी, कानूनी रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, जितना कि बायोलॉजिकली पैदा हुए बच्चों को होता है। लेकिन इस बात को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ज्यादातर नेता नहीं समझ पाए। अंग्रेजों ने उनको समझाया कि यह तो पूरे समाज को प्रभावित करेगा नहीं, यह तो मुट्ठी भर राजे रजवाड़ों पर लागू होगा। क्योंकि ज्यादातर जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको तो बच्चे पैदा होते ही हैं। समस्या राजाओं की है। अब राजाओं की क्या समस्या होती है? जैसा आप जानते हैं भारत में अरेंज्ड मैरिज की प्रथा है। तो जो राजा होता है वह अपने राजकुमार की शादी अपने पसंद से करता है और राजकुमार जब खुद राजा हो जाएगा तो वह अपने पसंद की रखेल रखेगा। तो अंग्रेजी राज में क्या होता था कि भारत के बहुत सारे राजाओं की जायज संतान कम होती थी, नाजायज संतान ज्यादा होती थी। अब गद्दी पर कौन बैठेगा? जायज संतान। तो इस बात को दो लोगों ने पकड़ा। एक थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरे थे महात्मा गांधी। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव शुरू किया। गणेश उत्सव बहुत लोकप्रिय हो गया और आज आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के घर घर में होता है। गणेश कौन है? वे शिव पार्वती के एडॉप्टेड बेटे हैं। और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी कौन है? ये नेहरू नहीं है, गांधी है। क्यों? चूंकि फिरोज गांधी महात्मा गांधी के गोद लिए हुए पुत्र हैं और इस हिसाब से इंदिरा गांधी महात्मा गांधी की बहू हैं। भारत पर गांधी वंश का राज चल रहा है जो महात्मा गांधी से शुरू होकर राहुल गांधी तक आता है। यह नेहरू वंश नहीं है। क्योंकि भारत में सपिंड और सगोत्र का नियम लागू होता है। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी के लिए स्वतंत्रता संग्राम भारत में सांस्कृतिक नवजागरण का दूसरा नाम था। धन्यवाद। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं क्योंकि अब समय हो चुका है। आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर अमित शर्मा को ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।